वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम जियोग्राफी का जो GS1 का मेंस का जो सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने हिमालय की जियोग्राफी को कवर किया था। आज हम उसके साउथ में यानी कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय में जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है उसकी जियोग्राफी को देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे फ्रिक्वेंटली फ्लडिंग क्यों होता है उसको कवर करेंगे। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अर्बन फ्लडिंग है जिसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस PYQ में आए हुए हैं उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थर्न प्लेन्स वाला हिस्सा है जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय से स्टार्ट होता है और पेनिनसुलर जो इंडिया है उसके नॉर्थ तक वो एक्सटेंड होता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं तो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है उसको क्लासीफाई दो तरह से किया जा सकता है। नॉर्दर्न प्लेन की तीन मेजर रिवर्स है। एक है इंडस रिवर, दूसरी है गंगेटिक रिवर और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इस रिवर के बेसिस के अकॉर्डिंगली नॉर्दर्न प्लेन को हम डिवाइड कर सकते हैं। इंडस रिवर जो है वो पंजाब वाले रीजन में है, पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जो वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है। फिर एक है गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन में यूपी, बिहार, झारखंड ये सब आते हैं। और ब्रह्मपुत्रा रिवर में आसाम और मेघालय का काफी कुछ हिस्सा आता है। गंगेटिक रिवर में बेसिन में वेस्ट बंगाल का हिस्सा भी आता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन रिवर बेसिन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है रिलीफ के फीचर्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि ये जो रिवर्स है जो एलुवियल डिपॉजिट लाती है तो वो डिपॉजिट करती है प्लेन्स में, इसी वजह से नॉर्थर्न प्लेन्स बनते हैं। तो इसकी वजह से जो डिपॉजिट वेरियस वेरियस डिपॉजिट्स आते हैं, एक पेबल्स के रूप में आते हैं, फिर फाइन पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल्स, फिर क्ले आता है, सैंड आता है, स्लिट आता है, सिल्ट आता है। तो इस तरह से सब अलग अलग डिपॉजिट आते हैं। इससे अलग अलग लैंडफॉर्म बनती है। इसी वजह से रिलीफ के फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हिमालय के फुट हिल्स के तुरंत जो कोर्स पेबल्स होते हैं तो उससे जो लैंड बनती है उसे हम भाबर लैंड बोलते हैं। तो भाबर लैंड होता है वहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे और रिवर्स काफी उसके बीच में से निकलती निकलती देखने को मिलती है। भाबर के बाद जो रीजन आता है उसे तेराई रीजन बोलते हैं जो स्वैम्पी और मार्सी एरिया होता है। तेराई के बाद एक लैंडफॉर्म आता है जहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट, जो फाइन एलुवियल डिपॉजिट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो उसमें ओल्ड है, ओल्ड डिपॉजिट पहले डिपॉजिट होते हैं और रिवर के फ्लो के साथ जो लास्ट होते हैं वो न्यू डिपॉजिट होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट। तो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट जो होते हैं उसे हम भंगार बोलते हैं, उसे भंगार भी बोलते हैं। और जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट है उसको हम खादर भी बोलते हैं। तो इस तरह से बाबर, तेराई, बेंगार और खादर ये चार सब रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन बेस्ड ऑन रिलीफ फीचर हो गया। अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्दर्न प्लेन के सेलियंट फीचर क्या क्या है। क्योंकि यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स जो आते हैं इसकी वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी होती है। राइस, व्हीट, पल्सेस, इसकी खेती काफ़ी अच्छी होती है। और खेती जहाँ पे होगी वहाँ पे लोग रहते भी होंगे ज़्यादातर। तो पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड अच्छे से करती है। और पॉपुलेशन रिसाइड करेगी इसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, रोड और सब फैसिलिटीज भी काफ़ी डेवलप होगी। तो ये इसका अच्छा एक फीचर है जिसकी वजह से। और एक रिवरियन सिस्टम है इसके लिए, इसकी वजह से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि गंगा के आसपास जो सब डायनेस्टी हुई थी, जो मौर्य डायनेस्टी और उसके बाद जो मुगल्स आए तो उन्होंने यही नॉर्दर्न प्लेन वाला हिस्सा रिसेट करने के लिए काफ़ी उन्होंने फेवरेट रहा है। और जैसे कि अंग्रेज और ब्रिटिशरों ने भी कोलकाता के ऊपर काफ़ी वेटेज रखा था उनकी जो फैक्ट्रीज
और उनका जो क्वार्टर्स बनाने के लिए। तो ये होगा इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट। अब एक हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन को भी वेस्टर्न और ईस्टर्न में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन है, जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट वाला, वो ईस्टर्न में आता है। और वेस्टर्न में जो पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा आता है, वो वेस्टर्न नॉर्थर्न प्लेन में आता है। तो ईस्टर्न वाला जो नॉर्थर्न प्लेन है, वो वेस्टर्न वाले नॉर्थर्न प्लेन से वाइडर है। इसका रीजन क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि क्यों ऐसा है, तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा का जो रिवर्स है, उनका कोर्स काफी लॉन्ग है। तो इसकी वजह से वो वाइडर प्लेन्स जो वहाँ पे वाइडर प्लेन्स बनाते हैं। फिर एक रीजन ये है कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बारिश काफी ज्यादा होती है, मानसून काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से वहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से वो प्लेन्स वाइडर हो जाते हैं। और एक रीजन ये है कि हिमालयन टोपोग्राफी की वजह से, क्योंकि वेस्टर्न जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, वहाँ पे हिमालयन काफी स्टीप है। तो रिवर काफी फास्ट से गुजरती है और एलुवियल डिपॉजिट वहाँ पे कर नहीं पाती है। जबकि ईस्टर्न प्लेन में डिपॉजिट काफी हो जाते हैं और इसी की वजह से वो वाइडर रहता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमने काफी बार देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में फ्लड काफी आते हैं। जैसे कि बिहार में भी काफी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम में भी काफी फ्लड्स फ्रिक्वेंटली मानसून में देखने को मिलते हैं। तो कोसी रिवर है, उसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को सौरो ऑफ आसाम बोला जाता है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों इतने ज्यादा फ्लड आते हैं जो नॉर्थर्न प्लेन की रिवर की वजह से? तो इसका रीजन एक ये है कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हिमालयन ग्लेशियर जो है मेल्टिंग हो रहा है। इसकी वजह से काफी फ्लडिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर ये जो एलुवियल डिपॉजिट लाती है रिवर्स, वो डिपॉजिट होते हैं प्लेन्स में। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा डिपॉजिट की वजह से जो रिवर बेड होता है, वो राइज हो जाता है। तो रिवर बेड राइज होने की वजह से जो आ, वो वाटर लेके आता है, वो रिवर के बेसिन से बाहर चला जाता है। इसकी वजह से भी फ्लड होते हैं। एक रीजन ये भी है कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन काफी अभी देखने को मिलता है। और वहाँ पे प्लानिंग भी नहीं है फ्लडिंग के लिए। और क्लाइमेटिक फैक्टर में हम देख सकते हैं कि ग्लेशियल मेल्टिंग और ग्लोबल वार्मिंग एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। और एंथ्रोपो के कॉज देख लिए हमने कि रिवर मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि अर्बन फ्लडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन फ्लडिंग? तो फ्लडिंग जब अर्बन एरिया में होता है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वर्सन इम्पैक्ट होता है, उसे अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। तो फ्लडिंग तो रूरल एरिया में भी आता है। तो अर्बन फ्लडिंग इतना चर्चा में क्यों है, और वो रूरल फ्लडिंग से किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि अर्बन फ्लडिंग, रूरल फ्लडिंग होता है, वो नेचुरल रीजंस की वजह से होता है। वो क्लाइमेटिक मानसून ज्यादा पड़ने की वजह से होता है। लेकिन अर्बन फ्लडिंग मेनली एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से होता है, कि डिफोरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ड्रेनेज, ये रीजन की वजह से होता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग। सबसे पहले ये है कि नेचुरल कॉज लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसकी वजह से मानसून काफी अनप्रेडिक्टेड हो गया है और उसकी पैटर्न काफी चेंज हो रही है। तो मानसून काफी ज्यादा भी हो रहा है, काफी कम भी हो रहा है। तो उसको सैटेलाइट की वजह से
सैटेलाइट के थ्रू उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल बन रहा है। तो एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग भी है अर्बन फ्लडिंग के पीछे एक कॉज। अब दूसरे जो तीन कॉज है उसको हम सिटी वाइज देखते हैं कि बेंगलुरु में 2022 में जो फ्लडिंग आया था उसके पीछे का रीज़न ये था कि वहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है और पुअर प्लानिंग। अर्बनाइजेशन जो सिटी बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्लानिंग के बगैर बना रहे हैं। तो ये एक रीज़न था। फिर मुंबई में फ्लडिंग का रीज़न है कि वहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे 25 mm तक का जो मानसून होगा इन अवर, 1 आवर में 25 mm तक जो पानी भरेगा उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन उससे अगर एक्सीड कर जाएगा तो उनके पास उसको मैनेज करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। फिर चेन्नई में क्या कहोगे? चेन्नई में इलीगल कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे अनप्लान्ड डैम रिलीज भी काफ़ी कर देते हैं वो। तो इसकी वजह से वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होता है। तो ये कॉजेज हो गए, पर्टिकुलर कॉजेज। तो क्या हमें सिटीज अर्बनाइजेशन नहीं करना चाहिए? तो हमें इंटरनेशनली सबसे सीखना चाहिए कि वो क्या पैतरे अपना रहे हैं अर्बन फ्लडिंग को काउंटर करने के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना में। चाइना में वो लोग स्पॉन्ज सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें स्पॉन्ज सिटी में वो सिटी जो मानसून का रेन वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है और 70% ऑफ रेन वाटर को रीयूज कर लेते हैं। उन्होंने वुहान में भी ये मॉडल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो एक चाइना का स्पॉन्ज सिटी मॉडल इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। फिर टोक्यो, टोक्यो में उन्होंने अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल बनाए हुए हैं। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फ्लड वाटर डाइवर्जन फैसिलिटी है, जो फ्लड की रिस्क को मेट्रोपॉलिटन सिटी में काफ़ी रिड्यूस कर देता है। फिर एक है नीदरलैंड। नीदरलैंड में उन्होंने रिवर का जो बेसिन है उसके बाजू में उसके लिए रूम रखा हुआ है। रूम यानी कि स्पेस उन्होंने दोनों तरफ रखा हुआ है कि अर्बन जब फ्लडिंग होगा तो वो वाटर वहाँ पे सस्टेन कर सकता है। तो रूम फॉर रिवर इज द गुड सॉल्यूशन इंडिकेटेड बाय नीदरलैंड्स फ्लड कंट्रोल रिवॉल्यूशन। तो ये होगा इंटरनेशनली जो आइडियाज है। अब हमें करना क्या चाहिए? वे फॉरवर्ड फॉर द अर्बन फ्लडिंग। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का इश्यू है तो इसके लिए हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए। फिर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और ये पुअर प्लानिंग की वजह से हो रहा है तो पुअर प्लान्ड सिटी होने चाहिए। जैसे कि फ्लड प्लेन मैपिंग करने चाहिए हमें कि फ्लड कहाँ पे ज़्यादा पानी भरता है अर्बन सिटी में। और सी फ्लोस जो चेन्नई में देखने को मिला था कि चेन्नई फ्लडिंग वार्निंग सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था हैवी रेन के लिए। तो सी फ्लोस एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए और अनप्लान्ड रिलीज नहीं करना चाहिए डैम को। उसके लिए उन्होंने प्री इन्फॉर्म करना चाहिए लोगों को कि हम पानी रिलीज करने वाले हैं। और इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी हमें रिड्यूस करना चाहिए, रिड्यूस नहीं खत्म ही करना चाहिए। ये थे वे फॉरवर्ड फॉर अर्बन फ्लडिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डेजर्ट, थार डेजर्ट को डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।